हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे जो अप्रैल में जेईई मेन का एग्जाम होने वाला है वो आपकी ओवरऑल रैंक को, ओवरऑल एनटीए स्कोर को और आपकी ओवरऑल परसेंटाइल को अफेक्ट करने वाला है। मतलब ये है कि क्या प्रभाव पड़ेगा अप्रैल में जो जेईई मेन का पेपर होने जा रहा है उसका आपकी रैंक के ऊपर। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने जनवरी में ऑलरेडी जेईई मेंस दे लिया है, ठीक है। जेईई मेन का एग्जाम जो जनवरी में हुआ आप वहां पे दे चुके हो। अब उसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि कैसे जनवरी और अप्रैल में डिफरेंस आएगा। मान लो कि आपने 99 परसेंटाइल जो है वो जनवरी में अचीव कर लिया है, मतलब आपका परसेंटाइल एग्जैक्ट मान के चलो 99 परसेंटाइल आ गया, ठीक है। अब 99 परसेंटाइल के बाद जो अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, क्या आपका यही 99 परसेंटाइल कंसीडर किया जाएगा, या फिर आप अप्रैल नहीं भी देते हो तो भी क्या ये कंसीडर किया जाएगा? अगर आप देते हो तो बेस्ट ऑफ टू, यानी कि अगर यही आपका बेस्ट है तो क्या ये कंसीडर किया जाएगा? इन सारी क्वेरीज का हम यहाँ पे सुझाव निकाल लेते हैं कि क्या इनका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा डेटा की तरफ जाते हैं कि डेटा क्या है, कंपैरिजन करते हैं जेईई मेन 2020 का जनवरी और अप्रैल का, ठीक है। जेईई मेन जनवरी की अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो 9.34 लाख के अप्रोक्सीमेटली डेटा आया है, ठीक है। 9.3 लाख इसको मान लेते हैं। कितने लोगों ने पेपर दिया है? 9,30,000, एग्जैक्टली 9,34,000 बच्चे थे, 9.34 लाख थे वो, ठीक है। मतलब 9.3 लाख स्टूडेंट ने पेपर दे लिया। अब मान लो आपकी ओवरऑल जो परसेंटाइल निकल के आ रही है वो आ गई, कितनी आ गई? 99। मैं मान रहा हूं भाई 99 परसेंटाइल आपकी यहां से ओवरऑल निकल के आ गई। ओवरऑल मान रहा हूं, हालांकि वो शिफ्ट वाइज बनाई जाती है लेकिन ओवरऑल मान देते हैं, ठीक। इसका मतलब कि आपकी जो रैंक होगी अब वो कितनी आएगी? 9300, ठीक है। 9300 रैंक आएगी अगर आपने 99 परसेंटाइल स्कोर किया है तो, ठीक है भाई। यहां पे आपने अच्छा खासा स्कोर कर लिया, आपकी रैंक आ गई लगभग इतनी, आप खुश हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है, कहानी आगे चलती है अप्रैल तक। अब अप्रैल में जो पेपर होगा उसके फॉर्म निकल चुके हैं, रजिस्ट्रेशन उसका निकल चुका है भाई, एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, आप जाओ भरो और आगे अप्रैल का आनंद लो। अप्रैल में जो जेईई होने वाला है, तो सबसे पहली चीज तो मैं इस पे डिस्कशन से पहले ये बोलना चाहूंगा कि आप अप्रैल का फॉर्म जरूर भर दें। अगर आपने यहाँ पे अच्छा किया है तो बहुत अच्छी बात है, वो भरना क्यों इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका अप्रैल में स्कोर कम आया या ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बेस्ट ऑफ टू आपका कंसीडर हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है आपके पास में, जो टाइम है उस टाइम में आप यहां और अच्छा कर सकते हो, 99 पॉइंट समथिंग में जा सकते हो। और उसके अलावा कैसे ये इफेक्ट करने वाला है अगर आप नहीं भरते हो या फिर इवन भरते हो तो। इसका जो डेटा है वो रिलीज नहीं किया गया क्योंकि अभी तो एप्लीकेशन की प्रक्रिया है, चालू हुई है। आप लोग फॉर्म भरोगे, फॉर्म की लास्ट डेट आएगी तब वो डेटा रिलीज कर देंगे, भाई हमारे पास इतने बच्चे फॉर्म भरने आए हैं। अब कितने देते हैं पेपर वो अलग बात है। तो अंदाजा लगाया जाए पिछले साल के पैटर्न को, 2019 में क्या हुआ था, जनवरी में कम बच्चों ने पेपर दिया था, 8,80,000 ने, उसके बाद 11 लाख समथिंग, 11.3 लाख अराउंड ने, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 लाख बच्चे, 2.5 लाख बच्चे फालतू बैठ गए थे अप्रैल में, ठीक है। और बैठने भी चाहिए क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे हैं जो यहां भी देंगे और यहां भी देंगे, वो तो कॉमन हो गए, ठीक। मान लो कि 5 लाख ने यहां भी दिया यहां भी दिया, लेकिन अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं भाई जिन्होंने यहां तो दिया ही नहीं, उन्हें तो अपना टाइम पे विश्वास था कि यहां मेरे से नहीं होगा, मैं तो 2-3 महीने फालतू लेके यहां पे पेपर दूंगा। कुछ ने तो दोनों तरफ देना है, 2 बार का मजा लेना है, कुछ लोगों को डायरेक्ट यहीं पे जाना है। जिनका यहां हो गया बहुत अच्छी बात है, टाइम था उनके पास, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कर ली, काम हो गया उनका। लेकिन यहां पे भी आने का मतलब यह है कि भाई यहां से फर्क पड़ने वाला है चीजों। आपने देखा होगा वो 2 भाई थे जिन्होंने 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल उनका आया था, स्टिल दे आर सेइंग, वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम अप्रैल में भी देंगे। प्रोबेबली उनको पता है ये चीज कि मान लो अगर यहां पे 11 लाख बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, मतलब 11 लाख रजिस्ट्रेशन अपने पास आते हैं एनटीए के पास में, तो अगर यहां पे 99 परसेंटाइल आप स्कोर करते हो तो आपकी रैंक आएगी 11,000। अब देखो डिफरेंस, यहां से डिफरेंस समझ में आया। वहां बच्चे कम थे, सेम परसेंटाइल पे रैंक आ गई थी अपनी 9300, यहां बच्चे ज्यादा हैं, सेम परसेंटाइल पे रैंक आ गई 11,000। अब एनटीए को क्या पता कि भाई ये परसेंटाइल या ये परसेंटाइल जो दोनों है उनमें से किस बच्चे का एग्जैक्टली परसेंटाइल तो सेम है। अब रैंक में इतना डिफरेंस कैसे आ जाए? ये वाला बच्चा तो ऑब्जेक्शन कर देगा कि भाई इसके बराबर मेरे नंबर आए, इसके बराबर मेरा एनटीए जो स्कोर बनाया एनटीए ने वो रहा है, नॉर्मलाइजेशन में इसके बराबर मेरा प्रोसीजर रहा है, इसके बराबर मेरा जो है परसेंटाइल आया है।
तो आप मुझे कैसे इससे 2000 रैंक पीछे पटक रहे हो, 1700 रैंक पीछे पटक रहे हो, ये तो ऑब्जेक्शन कर देगा ना। तो यही ऑब्जेक्शन को मिटाने के लिए एनटीए क्या करता है, जो आपका स्कोर है उसको नॉर्मलाइज करता है, एनटीए स्कोर बनाता है खुद से। एक तो रो स्कोर होता है जो आप एग्जाम में लेके आते हो, उस रो स्कोर से जो आपका एग्जाम का स्कोर होता है, जैसे 300 में से 225 आ गए, 230 आ गए, वो आपका रो स्कोर है, ठीक है। उस रो स्कोर से क्या करा जाता है, आपकी परसेंटाइल निकाली जाती है और उसके बाद इस परसेंटाइल को भी नॉर्मलाइज किया जाता है कि भाई यहां वाले बच्चे कम थे तो यहां वाले बच्चों के पास एडवांटेज था, क्योंकि परसेंटाइल तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से निकाली जाती है कि कितने शिफ्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, फिर उसके हिसाब से टॉपर को 100 परसेंटाइल देके बाकी नीचे वालों को परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि उनका जो रैंक है वो बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाई बच्चे ज्यादा बैठ गए मतलब सेम परसेंटाइल वाले को ज्यादा रैंक मिली। इसका मतलब अब एनटीए क्या करेगा, दोनों का स्कोर जो आ रहा है उसका एनटीए स्कोर बनाएगा कि भाई यहाँ वाले बच्चे का स्कोर क्या है, उनका एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, ठीक है। कि भाई इस बच्चे की 99 परसेंटाइल आ रही है तो इसको 9300 रैंक क्यों मिले, और इसका 99 परसेंटाइल आ रहा है तो इसको 11000 रैंक क्यों मिले। तो उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्मलाइज करता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि आपका स्कोर जो आएगा, आपकी रैंक जो बनाई जाएगी, वो सारी चीजों को, सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के बनाई जाएगी, ठीक है। अब यहां पे आपको ऑब्वियसली पता चल चुका है कि वहां 99 परसेंटाइल लाने का मतलब और यहां 99 परसेंटाइल लाने का मतलब डिफरेंट है कंप्लीटली। इसका मतलब यहां कंपटीशन ज्यादा है, यहां बच्चे ज्यादा हैं, तो इसका मतलब यह भी साफ हो जाता है कि अब इनमें से कौन सा स्कोर, मान लो कि आप ही वो बच्चे हो जिसने पहले भी 99 परसेंटाइल ले आए, दूसरे में भी 99 ले आए, आप में इंप्रूवमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन ये मान सकते हैं कि यहां पेपर टफ आ गया। अब यहां पेपर टफ आएगा तो 99 परसेंटाइल का यहां अलग मीनिंग होगा, समझ रहे हो ना चीजों को। मतलब यह है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर जो है, जो एनटीए अपने एनटीए स्कोर के बेस पे करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक क्या करी जाएगी, डिसाइड करी जाएगी। अब हो सकता है कि आपकी रैंक यहां से यहां जब जाओ पेपर देने तो इनके बीच में कहीं आ जाए, हो सकता है कि इन दोनों से ही इससे भी कम आपकी रैंक आ जाए। वो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर का लेवल था, डिफिकल्टी लेवल, वो क्या रहा है। उसके अलावा जो परसेंटाइल आपको दे दी गई है वो पेपर का लेवल सब सेट करके कि बच्चे कहां रहे, कैसे रहे, उस हिसाब से दे दी गई है। यानी कि अगर आपने 99 परसेंटाइल स्कोर यहां पे अचीव कर लिया, ठीक, तब भी आपको से आप बिल्कुल एकदम श्योर नहीं हो कि मेरी रैंक यही होनी चाहिए, मतलब अच्छी खासी परसेंटाइल है, 99 बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप श्योर नहीं हो सकते कि आपकी रैंक यही होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ आपका खेल बिगड़ जाए। यहाँ बच्चे ज्यादा बैठने वाले हैं, टाइम ज्यादा लेने वाले हैं, उसके अलावा ऐसे बच्चे भी पेपर देने वाले हैं जो यहाँ तो 99 स्कोर कर चुके हैं, यहाँ भी उनका जो टारगेट है वो 100 के आसपास घूमने वाला, मतलब 99.5 से ऊपर ही वो मान के चल रहे हैं। इवन 100 परसेंटाइल को टारगेट मान के चले कि मुझे फर्स्ट रैंक शिफ्ट में लेके आनी है। तो ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा जो अप्रैल वाला पेपर है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप अप्रैल वाला पेपर का फॉर्म जरूर भर दें, अच्छे से तैयारी करें और कोशिश करें कि यहां आप इंप्रूव कर पाए। जो भी आपका परसेंटाइल रहा है पीछे, उस परसेंटाइल को अगर यहां इंप्रूव करोगे तो डेफिनेटली यहां वाला आपका कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि बेस्ट ऑफ 2 मतलब एनटीए स्कोर जो बनाएगा उसमें से दोनों में से एक स्कोर आपका कंसीडर किया जाएगा, और वो स्कोर वो होगा जिसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। अब अच्छा परफॉर्म भी रिलेटिवली होगा। मान लो भाई आपके में बच्चे ही शिफ्ट में ऐसे बैठ गए जिनको कोई मतलब ही नहीं है, जिन्होंने तैयारी अच्छे से नहीं की है। हालांकि वैसा होता नहीं है, जेई वाले बच्चे बेवकूफ नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हैं और बहुत अच्छा स्कोर लेके आते हैं। जेई एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम है, और हमारे 12वीं के बच्चे जिस हिसाब से उसको क्रैक करके आते हैं वो भी काबिले तारीफ है, ठीक है। तो मैं तो प्रेज करता हूं जो बच्चे इतनी कम उम्र में 12वीं में बैठ के और इतने हाई लेवल की चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, उनके सामने टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल उसे वैसा ही करना है आप लोगों को भी। यहाँ पेपर दे लिया, यहाँ अच्छा स्कोर कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाके खेल नहीं बिगड़वाना है। यहाँ पे जाना है, जरूर जाना है, क्योंकि अगर कम नंबर भी आ रहे हैं तो हो सकता है भाई यही वाला कंसीडर हो जाए, मतलब कि यहाँ से जो एनटीए स्कोर निकलेगा वो कंसीडर हो जाए। यहाँ अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब आप निकालोगे अपना एनटीए स्कोर तो हो सकता है कि आपकी रैंक इससे भी कम आ जाए, मतलब कि रैंक आपकी इंप्रूव हो सकती है। तो ये था एनालिसिस जेईई मेन जनवरी और जेईई मेन अप्रैल का, कि अप्रैल का जो एग्जाम है वो कैसे इफेक्ट कर सकता है आपके ओवरऑल एनटीए स्कोर को, ओवरऑल रैंक को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।